हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में विभिन्न सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जाना था, और उन जैविक क्रियाओं में ही एक जैविक क्रिया थी प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में कल चर्चा करने के लिए कहा था। तो चलिए आज इसके बारे में शुरू करते हैं चर्चा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में शुरू करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक स्वपोषी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। स्वपोषी जीवों में भोजन के निर्माण की होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण के जैसे कि नाम से ही हम देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण अर्थात प्रकाश के संश्लेषण से, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश के द्वारा क्या, प्रकाश की सहायता से। तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि पौधों का हरा भाग जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्णक यानी कि क्लोरोफिल कहते हैं। और उसकी सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन में क्या आता है, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो पौधों का हरा भाग कौन सा होता है, जो पौधों में यानी कि पौधों की कोशिका में हम सभी लोग पढ़ते हैं कि हरित लवक केवल जो है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक की संरचना में ही एक वर्णक पाया जाता है, यानी कि रंग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पर्णहरिम। तो पर्णहरिम की और सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं, भोजन यानी कि शर्करा और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो समीकरण होता है, यानी कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और इससे जो ये भोजन बनता है, वो कुछ समीकरण इस तरीके से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, जल के अणु हैं, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है और ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और वाटर ये रिलीज हो रहा है। तो इसमें होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है सबसे पहले क्या होता है कि जो जल के अणु हैं वो टूटते हैं। तो जब जल के अणु टूटेंगे तो क्या बनाते हैं, जल के अणु टूट करके एक तो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस जो कि यहाँ पे निकल रही है, दूसरा बनाते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो कि एक आयन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन हम सभी लोग जानते हैं कि क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो हाइड्रोजन आयन और क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनाने की, तो इस प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है कि ये ऊर्जा मिल गई। अब इस ऊर्जा से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में बदल जाती है, ग्लूकोज में, C6H12 और O6 में। तो ये एक हो गया समीकरण। ये समीकरण तो सबको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। C6H12O6 तो 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन यानी कि O2 बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, जल। तो जितने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे उतना ही इधर किसका, ऑक्सीजन का अणु होगा और उतना ही जल का अणु होगा। 12 अणु यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि जल के लिए जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज बनना है। तो ये तो गया फिलहाल याद करने का तरीका। उसके बाद में क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। पहला इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम का होना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पर्णहरिम द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और ये जो रासायनिक ऊर्जा है वही क्या करती है, जल का अपघटन करके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। अब आगे क्या होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होने से जो है मंड और स्टार्च में बदल जाती है। तो ये फिलहाल कुछ प्रोसेस हो गई जो कि आवश्यक होती हैं इसके स्टेप में। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में जो है आता है कि जैसे कि ये हमने देखा, फिर उसके बाद में ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस क्या है। इतनी आसानी से तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना नहीं लेंगे, इतनी आसानी से भोजन बन नहीं जाएगा। तो ये जो एक प्रोसेस होती है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो ये जो जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है
वो 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। एक तो होती है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी होती है प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं और प्रकाशहीन अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हिल वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। और जो दूसरी अभिक्रिया है, दूसरी कौन सी है? प्रकाशहीन अभिक्रिया, जिसको ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्लैकमैन अभिक्रिया पड़ा। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया जिसको हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाशहीन अभिक्रिया जिसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई 2, यानी कि 2 प्रकार से ये क्रिया पूरी होती है। अब बात कैसे करते हैं कि ये 2 प्रकार से क्रिया पूरी कैसे होती है। तो एक तो इसमें ये आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो यानी कि देखा जाए तो कई चरणों में, 2 चरणों में हो गया। अब इसमें एक ये आता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हरित लवक। क्या पढ़ते हैं? हरित लवक। तो ये जो संरचना आपको हरी ग्रीन के अंदर दिख रही है, ये पूरा ग्रीन से घिरा हुआ अंदर वाला जितना पार्ट है वो सब की सब हरित लवक है। अब हरित लवक के अंदर क्या होता है कि सिक्के होते हैं, सिक्कों जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्रेनम, और ये सिक्के आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं जिसको थैलेकोइड कहा जाता है। और ये पूरी संरचना यानी कि थैलेकोइड पूरा एक ढेर सा बन जाता है सिक्कों का, जो थैलेकोइड कहलाता है, और एक सिक्का ग्रेनम कहलाता है। जब एक सिक्का और दूसरा सिक्का रखा जाता है तो यानी कि ग्रेनम के बीच में यानी कि सिक्कों के बीच में एक वर्णक होता है। वर्णक होता है यानी कि एक रंग होता है जिसको क्या कहा जाता है? पर्णहरिम कहा जाता है, यानी कि क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरिम यानी कि क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और ये तो पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट ये पूरा है, और ये ग्रेनम है, और ग्रेनम से ही एक जुड़ा हुआ है पार्ट है जिसका क्या नाम है? पर्णहरित, यानी कि पर्णहरिम। तो पर्णहरिम क्या होता है कि जो ये क्लोरोफिल होता है ये क्या कर लेता है? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जब सूर्य की ऊर्जा को लेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा हुई, रासायनिक ऊर्जा से अब क्या होता है? जल को लिया जाता है। जल आएगा ग्रेनम में, जब ग्रेनम में आएगा तो क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जल के अणुओं को तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ दिया जाता है तो ये क्या किसका निर्माण कर लेता है? ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस यहाँ से ये निकल रही है, ये इस तरीके से एरो आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे एरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब उसके बाद में क्या आता है कि जो यहाँ से हमारा जब ये जल के अणु टूटते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन और एक इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन H प्लस लेता है, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो तो वायुमंडल में चला जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ली जाती है। किसको लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लिया जाता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, तो ये जो तो क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो भी कहाँ आई है? जो कि हरित लवक में आई है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में आई है। तो हरित लवक में जो आई है, हरित लवक का ही एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। तो ये जो खाली जगह बचती यानी कि हरित लवक का जो पूरा कोठरा होता है उसको क्या कहा जाता है? ये पूरा जो कोठरा है पूरा का पूरा ये स्ट्रोमा कहा जाता है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है। और ये जो है एक
जो चौकोर यहाँ पे मैंने बना रखा है ये एक्चुअली गोल सिक्कों की जैसी संरचना होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेनम। तो ये ग्रेनम है। ग्रेनम में पर्णहरिम होता है। ग्रेनम में क्या होता है, पर्णहरिम। पर्णहरिम को क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पूरी संरचना क्या है, हरित लवक, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो यानी कि ग्रेनम को छोड़ करके बचा हुआ जो पार्ट है वो कौन सा है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन, जो कि आयन के रूप में आए हुए हैं, ऊर्जा का ही स्रोत है। दूसरा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऊर्जा का स्रोत आयन है जो कि NADPH में बदला है, इसको भी आगे बताएंगे। ATP यूज हो रही है, तो ये ATP भी एक ऊर्जा का स्रोत है जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक, तो ये सब मिल करके आपस में, ये सारे ऊर्जा के स्रोत जो है आपस में मिल करके ये वाले ऊर्जा के स्रोत क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देते हैं, शुगर यानी कि शर्करा में। अब ये शुगर डायरेक्ट नहीं बनता है, ये दो पार्टों में पहले बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसके बाद में शुगर बनता है। शुगर से फिर ये स्टार्च बनता है और स्टार्च से, यानी कि स्टार्च जो कि मंड होता है, जो कि पौधों में भोजन स्टोर होता है, भोजन का संग्रह होता है, वो स्टार्च के ही रूप में होता है। बाकी क्या होता है कि जो अदर कंपाउंड्स, स्टार्च से फिर वो क्या कर लेते हैं, अदर अपने कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड में जैसे फल आ गया, फ्रूट्स आ गया, है ना, तो फल वगैरह है, सब्जियां वगैरह है, जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से ही बनती हैं। तो ये फिलहाल ये जो डायग्राम है इसमें दोनों विक्रियाएं एक साथ में दिखा दी गई हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग अगर आपके उसमें एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट तो है ही, तो अगर ये आप लोगों के उसमें आ रहा है तो सबसे पहले आप इसी को बनाइएगा, जिससे ये पता चलता है कि हाँ इसमें दोनों अभिक्रियाएं आ रही हैं, प्रकाश अभिक्रिया और डार्क अभिक्रिया। ठीक, तो ये तो फिलहाल हो गया। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होती है, ग्रेनम में, और डार्क अभिक्रिया कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेनम में, डार्क अभिक्रिया स्ट्रोमा में। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जल के अणु टूटते हैं, ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन आयन विमुक्त होकर के स्ट्रोमा में जाते हैं। वहीं पर डार्क अभिक्रिया में क्या होता है कि ये स्ट्रोमा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और हाइड्रोजन आयन लिया जाता है, ATP ऊर्जा ली जाती है। इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल दिया जाता है, शुगर यानी कि शर्करा में। और शुगर में जब बदल दिया जाता है तो ये फिर किसका निर्माण कर लेती है, स्टार्च और अदर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर देती है, जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है। तो ये फिलहाल हो गया आप लोगों का डायग्राम। अब उसके बाद में बात करते हैं पहले जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रथम प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी, प्रथम प्रक्रिया। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषण का अगर फर्स्ट देखा जाता है, क्या आता है, जो प्रकाश अभिक्रिया है जिसको हिल अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस अभिक्रिया का अध्ययन किसने किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब इसे निम्न पदों में पूर्ण होते हैं। पहला मैंने बता ही दिया था, हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश से सक्रिय हो जाता है। कौन सक्रिय होता है, पर्णहरिम। जब पर्णहरिम सक्रिय होगा, सूर्य के प्रकाश से सक्रिय हो जाता है। तो पर्णहरिम सक्रिय होने के पश्चात क्या होता है, ADP और ADP जो है ADP में बदल जाता है। पर्णहरिम के सक्रिय होने के पश्चात ADP ATP में बदल जाता है। अब यहाँ से इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ADP और ATP क्या है। तो जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा, वो AMP, ADP और ATP ये तीन है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम कहीं पे लिखे दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे इस पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा अगर ज़रूरत आप लोगों को लगे तो। AMP और एक होता है ADP और एक होता है ATP। ठीक है, तो AMP क्या होता है,
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। और ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। और ये जो हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल सी भाषा कहने का मतलब ये है, इसमें फॉस्फेट का एक अणु होता है, इसमें फॉस्फेट के 2 अणु होते हैं क्योंकि ये डाई है, और इसमें फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं क्योंकि ये ट्राई है। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सबको पता है कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा पाई जाती है वो एटीपी के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? एटीपी के रूप में। तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? एटीपी। और सबसे कम जिसमें ऊर्जा पाई जाती है वो पाई जाती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इसमें सबसे कम ऊर्जा, इसमें क्या होती है? कम ऊर्जा। और इसमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा, ठीक, अधिक ऊर्जा। इसमें कम ऊर्जा और इसमें अधिक ऊर्जा। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब पर्णहरिम सक्रिय होता है, क्या सक्रिय होता है? पर्णहरिम के सक्रिय होने से क्या होता है, क्योंकि पर्णहरिम सक्रिय हुआ, उसको एनर्जी मिल गई, तो वो क्या कर देता है? एडीपी में एक फॉस्फेट अणु जोड़ करके एटीपी में बदल देता है, यानी कि एटीपी का निर्माण कर देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देता है। आगे क्या होता है कि प्रकाश अपघटन द्वारा, यानी कि जब प्रकाश में जल का अपघटन होता है तो प्रकाश में जल अपघटन द्वारा, जैसे कि हमने कहा कि जो है H+ आयन H आयन में बदलता है, तो ये ऊर्जावित क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि जो क्लोरोफिल, यानी कि ये जो क्लोरोफिल इंग्लिश में कहते हैं, पर्णहरिम हिंदी में कहते हैं। तो पर्णहरिम जब सक्रिय हो जाता है तो ये टूट करके इसमें बदल जाता है। फिर क्या होता है? ये अणु जुड़ता है तो एक वाटर का अणु बना लेता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देता है, वाटर फिर आगे यूज आता है। अब उसके बाद में इसमें क्या आता है कि जो है चौथे नंबर पे क्या आता है कि प्रकाश अपघटन से जो मुक्त हाइड्रोजन आयन होता है, कौन सा आयन होता है? हाइड्रोजन आयन। वो क्या कर लेता है? NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है। अपचयित करने का मतलब ये होता है कि एक अपचयन उपचयन होता है। तो जो अपचयन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के अणुओं का जुड़ना, और उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के अणुओं का निकलना। तो इसमें देखो हाइड्रोजन के अणु जुड़ रहे हैं, इसलिए ये NADP क्या हो रहा है? अपचयित होकर के NADPH2 में बदल रहा है, NADPH2 में बदल रहा है। अब ये NADP क्या है? ये भी एक ऊर्जा का ही फॉर्म है। कौन सी ऊर्जा का फॉर्म है? इसका फिर फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है NADP। इसका पूरा फॉर्म होता है निकोटीनामाइड। क्या होता है? निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वही डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बस इसमें N जुड़ गया है। तो N का मतलब क्या होता है? निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो यहाँ पे पड़ा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, इसमें जब ये जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन जुड़ता है, तो कहीं पे हाइड्रोजन आयन जुड़ता है तो कहीं पे हाइड्रोजन आयन निकलता है। तो NADP ये काम अभी आएगा। NADP क्या होता है? अपचयित हो करके NADPH2 में बदलता है। तो ये प्रोसेस दी हुई है, जो कि रिएक्शन इसकी दी हुई है। अब आगे क्या होता है? ADP से ATP का निर्माण जो होता है, जो कि अभी यहाँ पे मैंने बताया था, जब पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है इस वाले प्रोसेस में, जब ADP से किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है। तो जब ये सक्रिय हो जाता है तो सक्रिय होने से क्या हो जाता है कि जो ADP से ATP का निर्माण होता है, एक फॉस्फेट अणु जुड़ता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए इसको ये नाम दिया गया है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश का मतलब क्या होता है? फोटो, ठीक।
और फॉस्फो का मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो जब प्रकाश संश्लेषण में फॉस्फेट ग्रुप एक एडीपी यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब एक एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे से एटीपी बनता है। और ये जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, फोटो फॉस्फोर रिलेशन, यानी कि फोटो फॉस्फो रिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है रिलाइजेशन, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, यानी कि जिसमें एडीपी से एटीपी में बदलता है। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी जो है ऊर्जा का स्रोत की इकाई कौन सी है, एडीपी, एटीपी या फिर एएमपी। तो ऑप्शन क्या होगा, टी वाला, ट्राई वाला, क्योंकि इसमें फॉस्फेट के 3 अणु हैं, ट्राई वाला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया प्रकाश अभिक्रिया, ठीक, जो कि कहाँ पे होती है, ग्रेनम में। अब दूसरी कौन सी आती है, प्रकाश अभिक्रिया के बाद में जो अगली आती है जो कौन सी है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है और इसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि बताएंगे भी केल्विन चक्र क्या है। इतना से समझ लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ग्लूकोज में बदलती है तो वो एक चक्र के रूप में बदलती है, इसीलिए इसे केल्विन चक्र कहा जाता है। ब्लैकमैन अभिक्रिया यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि जो है इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यह जो है अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, बिल्कुल सही, इसीलिए। दूसरी चीज़ क्या है, इसे सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब तुम्हारे ऑप्शन में ये आएगा कि ब्लैकमैन अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे है या फिर ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आगे इसे केल्विन चक्र क्यों कहते हैं, केल्विन चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने में एक पूरा चक्र बना लेती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, केल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, केल्विन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। इसमें CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज किस में बदल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, स्टार्च में। सबसे जटिल अणु क्या है, स्टार्च, और सबसे सरल अणु क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह भी जो है CO2 का जो अपचयन होता है, यानी कि जो इसका अपचयन होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी कई पदों में होती है। पहला पद क्या है, CO2 के 6 अणु, बहुत ध्यान से इसमें सुनना, CO2 के कितने अणु, 6 अणु स्ट्रोमा में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, स्ट्रोमा में आते हैं। और स्ट्रोमा में जो है एक होता है पदार्थ जिसको कहा जाता है रिबुलोज डाइफॉस्फेट, रट लो, कौन सा, रिबुलोज डाइफॉस्फेट, RDP, रिबुलोज डाइफॉस्फेट, क्या कहा जाता है, रिबुलोज डाइफॉस्फेट। अब ये हो गया 6 अणु इसके और रिबुलोज डाइफॉस्फेट के 6 अणु, 6 ही अणु इसके भी होते हैं, तो मिल करके 12 अणु बना देते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बना देते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, PGA का निर्माण हो जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुन लो, रिबुलोज डाइफॉस्फेट से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है NADPH2, कौन सा NADPH2, जो प्रकाशिक अभिक्रिया में NADP से हाइड्रोजन आयन के जुड़ने से NADPH2 में बदला था, वही NADPH2 से हाइड्रोजन को लेकर के क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल।
तो ये NADP और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल मिल करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करता है, जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो आगे क्या कर देता है, जो है इसके 12 अणु बने हैं, क्योंकि 12 अणु फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के हैं, तो 12 अणु फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के भी बनेंगे। अब NADPH से हाइड्रोजन लिया जा रहा है तो NADP मुक्त हो रहा है। अब NADP मुक्त होकर के कहाँ पे जाएगा, फिर वो वही वहाँ आ जाएगा ग्रेनम में। अब ग्रेनम से फिर से इससे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, फिर वो 2 हाइड्रोजन जुड़ करके स्ट्रोमा में आ जाएंगे। तो जब NADPH से हाइड्रोजन के अणु हटते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जब NADP में हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़ते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो NADPH से 2 H2 अणु 2 हट रहे हैं तो वो किस में जा रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना रहा है, फॉस्फोग्लिसराइड है, NADP मुक्त हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि ये 12 अणु बने हुए हैं, अब इन 12 अणुओं में से 10 अणु जो है फिर से इसके 10 अणु हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 6 अणु, इसके कितने अणु, 10 अणु जाते हैं और इसके 6 अणु जो हैं RDP के बनते हैं। यानी कि किसके, रिबुलोज डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं। किसके, रिबुलोज डाइफॉस्फेट। ठीक, तो रिबुलोज डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं। और ये 6 अणु फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देते हैं और 2 अणु जो बचे उसमें से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है। तो ये जो रिबुलोज डाइफॉस्फेट है ये पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में प्रारंभ कर देता है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो पूरी ये बन गई। 6 कार्बन की 6 अणु हमने किसके लिए थे, कार्बन के। 12 अणु किसके लिए, ATP के। 12 अणु किसके लिए जा रहे हैं, NADP2H के। अब इसमें से हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल लिया, तो 12 हाइड्रोजन के अणु निकल आए। तो 12 हाइड्रोजन के अणु आकर के यहाँ पे जुड़ गए, 12 हाइड्रोजन के अणु आकर के यहाँ पे जुड़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, ग्लूकोज ये बन गया। और 12 अणु ATP के जैसे यूज हुए वैसे के वैसे निकल गए। इनको ध्यान में ही ना रखो, क्यों, क्योंकि ये तो फिलहाल ऊर्जा के लिए यूज हो रहे हैं। ऊर्जा ले ली, ऊर्जा के रूप में ही निकल गए, ऊर्जा के रूप में आए, ऊर्जा के रूप में निकल गए। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारा 12 NADPH2 था वो 12 NADP में बदल गया, क्योंकि यहाँ के H2 2 निकल गए तो ये निकल गए। और दूसरी बात, यहाँ 12 दूना 24 हो रहे हैं हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और 6 दूना 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल बन गया प्रोसेस पूरी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया बनी है तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। अब इसकी साइकिल, जैसे कि हमने बताया था कि क्रेब्स साइकिल ये बनती है। क्या बनता है, यानी कि केल्विन चक्र बनता है, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि केल्विन चक्र को क्रेब्स ने दिया था। किसने दिया था, क्रेब्स ने दिया था। चलो देखते हैं केल्विन चक्र क्या है। बताया 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु आ रहे हैं RADP के। RADP किसके, रेबुलोज डाइफॉस्फेट की। रेबुलोज डाइफॉस्फेट किस में बदल रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 6 अणु इसके हैं, 6 अणु इसके हैं, 12 मोल्स किसके बन गए, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से NADPH2 जुड़ रहा है, यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स। तो 12 मॉलिक्यूल्स ये मिलकर के किसके बना रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मोल्स बने। 12 मोल में से 2 मोल्स जो है इधर आ रहे हैं, 2 अणु इधर आ रहे हैं, 10 अणु इधर जा रहे हैं। फिर ये 10 अणु है जो है प्रक्रिया के द्वारा, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, वो तुम लोगों को नहीं सीखना है। तो इसके द्वारा ये जो है 6 RDP में बदलते हैं। RDP कौन से, वही रिबुलोज डाइफॉस्फेट। तो रिबुलोज डाइफॉस्फेट फिर से तुम्हारा क्या है, कार्बन के अपचयन में भाग ले रहा है। और ये जो 2 मोल्स है उसमें से 1 मोल फ्रक्टोज में जाता है, 1 मोल ग्लूकोज में जाता है, और ये दोनों मिल करके शुगर, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। शुगर, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, जैसे कि नीड होती है शुगर, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है।
ठीक है, अब पूरा का पूरा मैंने प्रकाश संश्लेषण खत्म कर दिया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में मोटा मोटा तुम लोगों को रिवीजन करवाया जाता है। क्या रिवीजन करवाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणुओं को प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के द्वारा किस में बदल देना, ग्लूकोज में बदल देना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये किस में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है, और एक ये स्वपोषण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है, पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आवश्यक है, प्रकाश का सूर्य भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, NADP भी लगता है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद में प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस होती है तो ये 2 चरणों में होती है। 2 चरण कौन कौन से हो गए, एक पहला कौन सा हो गया जिसको कहा जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा कौन सी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया को किसने दिया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया को किसने दिया था, जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है, ग्रीनम में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन जल के अणुओं का अपघटन होता है, किसके द्वारा, जो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, किसकी सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से। तो ये जो यानी कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली है, वो रासायनिक ऊर्जा जल के अणुओं को तोड़ देती है, तोड़ करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर देती है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन आयन। हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन आयन स्ट्रोमा में जाते हैं, जो किसके लिए सहायक होते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए, ठीक। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में आती है, इधर से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि आयंस आते हैं, और ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं कि एक तुम्हारा जो होता है स्ट्रोमा में उपस्थित जो होता है रिबुलोज डाइफॉस्फेट, वो और 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिल करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 10 अणु जो है फिर से किसका निर्माण कर लेते हैं, रिबुलोज डाइफॉस्फेट का, और जो 2 अणु हैं वो किसका निर्माण कर लेते हैं, एक बनाता है फ्रक्टोज और एक बनाता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के फिर से पुनः किसका निर्माण कर लेते हैं, सुक्रोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हो गई प्रकाश और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर क्या क्या होता है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि जो है NADPH2 किस में बदलता है, NADP में, है ना। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि NADPH2 किस में बदलता है, NADP में, यानी कि निकोटीना एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये फिलहाल हो गया अभिक्रिया के बारे में। अब बाकी बचा क्या है इसके बारे में कि प्रकाश की अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वो छोटा सा टॉपिक है, तो कल इसको बता देंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक और इससे जुड़ता हुआ बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कल बताएंगे। और कल एक नया टॉपिक और शुरू किया जाता है, शायद जहाँ तक कि ये आपका जो है श्वसन लिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो है वाष्पोत्सर्जन होगा तो उसको लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, ठीक। ये आप लोग आंसर बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। दूसरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, पढ़ चुके हैं हम, ये आप लोग भी बताएंगे। और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे जो होगा श्वसन।